तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस कब मनाया। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे तो आंसर होगा 18 मार्च को। हर साल मनाते हैं इसको 18 मार्च को। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहां पे खुलेगा, तो आंसर करना दिल्ली में। और बताओ किस बैंक ने रिसाइकल्ड पीवीसी प्लास्टिक से देश का पहला क्रेडिट कार्ड बनाया था, तो आंसर होगा एचएसबीसी इंडिया ने। और अगर पूछे कि भारत की पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल एफएमसीजी कंपनी कौन सी बनी, डाबर। ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना। सो हेलो गाइस, तो ये आपके करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास है। इसमें हम लोग डेली टॉप 30 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन करते हैं। और ये टॉप 30 क्वेश्चन कौन से महीने के हैं, तो जनवरी 2023 से लेके आज तक जितने भी क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं, ये उन्हीं में से सेलेक्ट करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। डेली 30 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अभी हाल ही में डीजल परिवहन के लिए 131.5 किलोमीटर लंबी मैत्री पाइपलाइन ये कहाँ शुरू हुई, तो भारत और बांग्लादेश के बीच। नाम है इसका मैत्री पाइपलाइन, भारत और बांग्लादेश के बीच में शुरू हुई है। कितनी लंबी है, 131.5 किलोमीटर है। जिसमें अगर भारत में बात करोगे तो ये केवल 5 किलोमीटर है, बाकी 126.5 किलोमीटर ये बांग्लादेश में है। और अभी इसका शुभारंभ किया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मिलकर के। और इस पाइपलाइन में क्या भेजा जाएगा और कहां से कहां भेजा जाएगा, ये भी ध्यान रखो। भारत से बांग्लादेश में रिफाइंड डीजल की आपूर्ति की जाएगी। और इसमें लागत कितनी आई, 377 करोड़ रुपीस लागत आई है। वैसे भारत और बांग्लादेश के बीच में 3 ट्रेन चलती है, उनके नाम क्या क्या है, मैत्री एक्सप्रेस हो गया, बंधन एक्सप्रेस हो गया और मिताली एक्सप्रेस हो गया। तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको चीजें बता दी है, ये आप ध्यान रखना। प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र कहां पे स्थापित किया जाएगा, साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल में। और आप जानते हो अभी सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022 से 27 तक लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था, गुजरात। और कई बार ये एक प्रश्न आता है साइंस में कि गुड सेमीकंडक्टर या बेस्ट सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल दीजिए, तो आंसर होगा सिलिकॉन और जर्मेनियम। अगला प्रश्न है, अभी राजस्थान में कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की गई थी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न होगा आपके लिए, पहले ध्यान से सुनो। अगर ऑप्शन के हिसाब से इसका उत्तर हम ढूंढेंगे तो आंसर हो जाएगा 19। तो ये हमने पढ़ा था कि इसमें 19 जिले बढ़ गए थे राजस्थान में, और टोटल कितने हो गए थे, 50 हो गए थे। उस वक्त इसमें हमने पढ़ा था कि 3 नए संभाग भी बने थे, पहले 7 थे तो टोटल हो गए संभाग 10। ये बात 2023 की ही है, लेकिन ये मार्च में न्यूज आई थी। और फिर डेली करंट अफेयर्स आप पढ़ते हो तो अभी अक्टूबर में एक और न्यूज हमने पढ़ी थी कि अभी राजस्थान ने 3 और नए जिले बना दिए हैं, नए जिलों की घोषणा कर दी है। तो अब यहाँ पे टोटल नए जिले हो गए हैं 53। अब मुझे आप लोग बताओ, वैसे मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा उनके बारे में, लेकिन अभी मैं आपसे जानना चाहता हूँ भाई डेली करंट अफेयर्स में कितना आपको याद है, ये भी तो जाने कि वो जो 3 नए जिले बने हैं फाइनली अभी, उनके नाम क्या हैं। किस किस को पता है, कम से कम राजस्थान वाले जो स्टूडेंट्स हैं मैं उन्हीं से पूछ रहा हूँ बेसिकली। नाम तो उन्हीं के एग्जाम में आएंगे, दूसरे अदर स्टेट में तो पूछेंगे तो यही पूछ लेंगे कि कितने बन गए, कितने ऐड हुए। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर उस स्टेट के हैं जिसमें नए जिले बन रहे हैं तो वहाँ के तो आपको पता होना चाहिए। और साथ में मध्य प्रदेश वाले ये बताओ कि अभी आपके मध्य प्रदेश में जो 54वां नंबर का नया जिला है वो कौन सा बनने की घोषणा हुई थी और किससे अलग होकर के। उससे पहले 53 नंबर का कौन सा बना था, मऊगंज बना था। ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न है, फूलदेई महोत्सव ये कहाँ पे मनाया गया, तो ये मनाया जाता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में आपको हरेला उत्सव भी देखने को मिलेगा, लेकिन हरेली उत्सव ये छत्तीसगढ़ का है। फूलों की घाटी ये भी आपको मिलेगा उत्तराखंड में। और फूलों से याद आएगा, एक फूलों का त्योहार भी कहा जाता है बथुकम्मा त्योहार को, ये तेलंगाना का है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि 2023 के दुनिया के महानतम स्थानों की टाइम की जो सूची आई थी उसमें कितने भारतीय स्थलों को शामिल किया गया था, तो आंसर होगा 2 को। तो टाइम मैगजीन के दुनिया के महानतम स्थानों की सूची आई थी जिसमें 2 भारतीय स्थानों को शामिल किया गया था, जिनमें से एक उड़ीसा का है मयूरभंज और दूसरा लद्दाख है। इसको बोलेंगे अंग्रेजी में टाइम्स की वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2023। तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न है आपका, एक बुक है विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, इसको किसने लिखा, रचना बिष्ट रावत ने लिखा था। ये याद रखना आप।
अभी हाल ही में 880 मीटर लंबी बाईपास सुरंग T5 को कहाँ शुरू किया गया? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। तो ये सुरंग है T5 कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। लंबाई है 880 मीटर। ये एक बाईपास टनल है। और किसको बाईपास करने के लिए? तो नेशनल हाईवे 44 पे व्यस्त जिले रामबन जिले को बाईपास करने के लिए। लागत है 100 करोड़ रुपए। अच्छा, अटल सुरंग पता है क्या कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश में है। 9.02 किलोमीटर लंबी है ये। चलो फिर बताओ, अभी बीपीसीएल के नए सीएमडी कौन बने? तो आंसर होगा जी कृष्ण कुमार बने थे। बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो जी कृष्ण कुमार इसके नए सीएमडी बन गए। और बीपीसीएल से आपको याद आना चाहिए, अभी इसके नए ब्रांड एम्बेसडर भी बने थे। अच्छा, आप लोग बताओ कौन बने थे ब्रांड एम्बेसडर? वो एक क्रिकेटर है। ये हिंट मैंने आपको दे दिया, अब आप बताओ। बाकी एस दुबे ये हमारे 28वें कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स महालेखा नियंत्रक बने थे। और बीवीआर सुब्रमण्यम तो नीति आयोग के सीईओ हैं। और टीसीएस के सीईओ हैं ये के कृतिवासन। फिर बताओ, अभी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कौन टॉप पे रहा था? तो आंसर होगा अफगानिस्तान। तो इस वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के अनुसार भारत को 25 सबसे खराब आतंकवाद प्रभावित देशों में शामिल किया गया था। मतलब भारत 13वें स्थान पे रखा था इसमें। यह है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023। मतलब 25 देशों की ये लिस्ट थी जिसमें भारत 13वें स्थान पे था। और अफगानिस्तान लगातार चौथे साल आतंकवाद से सबसे प्रभावित देश बना हुआ इसमें। और इसको जारी किसने किया इंडेक्स को? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस ने। वैसे आतंकवाद से एक डे भी होता है, एंटी टेररिज्म डे, आतंकवाद विरोधी दिवस। वो होता है 21 मई को। आपको याद होगा कुछ समय पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने काउंटर टेररिज्म कमेटी का अध्यक्ष बनाया था किसे? टीएस तिरुमूर्ति को। ये नाम भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनने का लक्ष्य रखा है? तो आंसर होगा 2030 तक। मतलब कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा ये। हम कई बार पढ़ चुके हैं, हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं और इन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे ये 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बन जाएगा। मतलब नेट कार्बन जीरो। इसका मतलब क्या होता है नेट कार्बन जीरो? नेट कार्बन जीरो बार बार करते रहते हैं हम, जो कि भारत का लक्ष्य है 2070 का, रेलवे का है 2030 का। मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को एमिशन नहीं करेंगे, उसे छोड़ेंगे नहीं वातावरण में। जहां जरूरी होगा छोड़ना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये हो गया कि जितना हम छोड़ेंगे ना पर्यावरण में, जितना CO2 छोड़ेंगे उतना ही हम एब्जॉर्ब भी करेंगे किसी भी तरह से। जैसे कि पेड़ पौधे लगाएंगे, कुछ और तरीके होंगे, तो नेट जीरो हो जाएगा। जैसे कि 10 छोड़ा और 10 ही एब्जॉर्ब कर लिया, तो पर्यावरण में कितना रह गया? 0। ये मतलब होता है इसका। और इसी तरह से भारतीय रेलवे ने एक और टारगेट रखा था कि वो 2023 तक पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ, अभी रेलवे बोर्ड की नई CEO और चेयरमैन कौन बनी थी, जो इस पद पर आने वाली पहली महिला थी? नाम बताओ उनका। हिंट दूं क्या? ऐसे हिंट की जरूरत नहीं, हम कई बार कर चुके हैं तो बड़ी आसानी से बता दोगे आप। अगला प्रश्न देखो कि ATP मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज टेनिस प्लेयर बने थे कौन? रोहन बोपन्ना बने थे। तो रोहन बोपन्ना याद रखना, इनका संबंध टेनिस से है। अच्छा, रोहन बोपन्ना का नाम आपने करंट अफेयर्स में 2 जगह पढ़ा है इसी साल। तो मैं जानना चाहूंगा आप लोगों से कि कहां कहां पे पढ़ा है। मैं बीच बीच में ऐसे इस तरह से प्रश्न आपसे इसीलिए पूछता हूं ताकि आपका दिमाग थोड़ा सा एक्टिव हो सके। एक्टिव करने के लिए थोड़ा सा इग्निशन देने की कोशिश करता हूं मैं, ताकि आप चीजों को लिंक करो आपस में अपने दिमाग के थ्रू। क्योंकि मैं बोल दूंगा कि मैंने कहा यहाँ उंगली रख दी तो आप वहां देखोगे, मैंने वहां उंगली रख दी तो वहां देखोगे, तो इसमें आपका दिमाग काम नहीं करा। लेकिन बीच बीच में मैं आपसे केवल हर क्वेश्चन नहीं पूछता हूं, जहां मुझे लगता है कि यहां आपसे पूछना चाहिए तो मैं वहां पूछता हूं। जैसे रोहन बोपन्ना, अब आपके दिमाग में जोर डलेगा कि 2 जगह। मैं आपको हिंट भी दे देता हूं कि अभी इन्होंने कोई गेम जीता था और एक जगह किसी समिट में इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। अब आप बताओ कहां पे पढ़ा था? इस तरह से ही चीजों को लिंक कर करके आप पढ़ोगे ना, तो आपके दिमाग में चीजें लंबे समय तक स्टोर रहेगी। हम रिवीजन क्यों कर रहे हैं भाई? बाकी स्टूडेंट इस वीडियो को नहीं देखते, लेकिन जो देख रहे हैं उन्हें तो बताऊं, हम रिवीजन कर क्यों रहे हैं? ताकि हमें ये चीजें याद रहे आपके एग्जाम टाइम तक। वहां सोचने में हमें समय बर्बाद ना करना पड़े कि यार ये कहाँ पढ़ा था, पढ़ा तो लग रहा है, अरे कहाँ पढ़ा था यार 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 करते में टाइम नहीं रुकेगा, वो निकल जाएगा। 1 या 2 मिनट भी निकल गए तो भारी पड़ेंगे। अभी घर पे हो, 2 मिनट निकल गए, 5 मिनट निकल गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई वैल्यू नहीं है। अभी तो हम राजा हैं, मतलब आप लोग, अभी आप लोग राजा हो। किस चीज के राजा हो? समय के। बहुत समय अभी आपके पास, लेकिन एग्जाम टाइम पे हम भिखारी होते हैं।
शब्द थोड़ा सा गलत यूज कर रहा हूं, लेकिन सुनना मेरी बात को। उस समय हम भिखारी होते हैं किस चीज के? समय के। हमारे पास समय नहीं होता, एक एक मिनट बहुत अखरता है जैसे हमारा निकल जाता है, और वो भी फालतू में निकलता है तो ज्यादा अखरता है। तो ज्यादा फालतू बात नहीं करूंगा, सिर्फ इतना सा कहूंगा कि चीजों को लिंक कर करके याद करना शुरू करो। और जिसको आंसर आ गया हो वो कमेंट बॉक्स में टाइप करना, ताकि जिन महारथियों को आंसर नहीं याद आया वो जाकर के कमेंट आपका पढ़ें और सीखें। अगला प्रश्न देखते हैं हम कि नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी किसने? राम सहाय प्रसाद यादव ने। नेपाल की कैपिटल काठमांडू होती है, नेपाली रुपया करेंसी है। प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड। आपको याद है भी नाइजीरिया के प्रेसिडेंट बने थे, उनका नाम बोला टिनुबू है। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट बने मोहम्मद शहाबुद्दीन है, और ये तो हो ही गया रामचंद्र पौडेल नेपाल के प्रेसिडेंट। फिर बताओ अभी किस राज्य में प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा मणिपुर में। देखो, मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है, मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और गवर्नर है अनुसुईया उइके। खेती से एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा कि अभी नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया था, उस कार्यक्रम का नाम पता है क्या? तो आंसर होगा जीवा कार्यक्रम। और कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? केरल बना था। फिर बताओ द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा मेघनाथ देसाई ने। अभी आप जानते हो किरण बेदी ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है फियरलेस गवर्नेंस। शशि थरूर ने लिखी है अंबेडकर अ लाइफ। और गीतांजलि श्री तो आप जानते ही हो, इन्होंने अपने नॉवेल रेत की समाधि के लिए 2022 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीता था, जिसको ट्रांसलेट किसने किया था? डेजी रॉकवेल ने। और उस तरह से ट्रांसलेट करके उसका अंग्रेजी में नाम हो गया टॉम्ब ऑफ सैंड। ये भी ध्यान रखना। फिर बताओ अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना शुरू की? तो आप सब जानते हो मध्य प्रदेश ने। और इससे एक और करंट अफेयर्स का प्रश्न बन जाएगा। इसमें अभी तक 1,000 रुपये हर महीने महिलाओं को दिए जाते थे, लेकिन अभी उसे बढ़ा के कितना कर दिया गया? 1,250 रुपये कर दिया गया। ये भी याद रखना। और अभी डेली करंट अफेयर्स में आपने पढ़ा होगा कि लाडली बहना आवास योजना को भी अभी शुरू किया मध्य प्रदेश ने। इसी तरह से लाडली लक्ष्मी योजना ये भी है मध्य प्रदेश की। तो ये तीनों मिलती जुलती है, याद रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी जनवरी में ही किसे प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? हरमनप्रीत कौर को। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य की नई राजधानी किसे बनाने की घोषणा की? तो आंसर होगा विशाखापट्टनम। आपको याद है आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब अलग हुआ था? 2 जून 2014 को। और जो इसकी कैपिटल है वो क्या बन गई? हैदराबाद बन गई। फिर इनके बीच में एक समझौता हुआ कि भैया अगले 10 सालों तक दोनों की राजधानी हैदराबाद रहेगी। तो अब वो 10 साल भी पूरे होने वाले हैं, तो इनको तो अपनी नई कैपिटल बनानी है ना। वैसे इन्होंने बीच में कई कैपिटलें बनाई, जैसे कि इन्होंने बीच में कहा था कि अमरावती हमारी नई राजधानी होगी, फिर कहा नई 3 राजधानियां बनाएंगे हम तो, जैसे कि अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। लेकिन अब फाइनली इन्होंने कह दिया कि भैया हमारी नई राजधानी विशाखापट्टनम है, तो विशाखापट्टनम अब आपको याद रखनी है। फिर आपसे पूछा अभी जनवरी में ही भारत के नए औषधि महानियंत्रक यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी को। और इन्होंने किनका स्थान लिया? डॉक्टर वीजी सोमानी का स्थान लिया। तो ये जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, ये केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन का प्रमुख होता है, जो क्या काम करता है? भारत में दवा आपूर्ति की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो अभी नए बन गए राजीव सिंह रघुवंशी का नाम याद रखना। बाकी अभी फसाए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ बने थे गंजी कमलावी राव। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी मेघना अहलावत। और नाबार्ड के अध्यक्ष शाजी केवी हैं। ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। फिर बताइए कौन सा देश 46 नंबर के अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश था? तो इसका आंसर होगा स्पेन। और इसका आयोजन जनवरी में हुआ था। कौन से नंबर का है याद रखना? 46 नंबर का है और थीम देश था स्पेन। अच्छा, एक प्रश्न मेरा आपसे ज़रूर रहेगा कि इसी तरह से 2025 में जो स्पेन में जो मैड्रिड बुक फेयर होगा, पुस्तक मेले का आयोजन होगा, उसमें थीम देश के रूप में किसे आमंत्रित किया गया या कौन सा होगा थीम देश, ये आप बताओ। वैसे ये प्रश्न मैं आपको आगे कराऊंगा, लेकिन अभी आप बताओ। देखो, स्पेन की बात करें, स्टैटिक इसके देख लेते हैं। जैसे कैपिटल मैड्रिड हो गई है, करेंसी है यूरो, प्रधानमंत्री हैं पेड्रो सांचेज। फिर बताओ कि भारतीय सेना ने एक सैन्य अभ्यास है त्रिशक्ति प्रहार, इसका आयोजन कहाँ पे किया था, ये पूछ रहे हैं।
तो इसका उत्तर होगा उत्तरी बंगाल में, या ऑप्शन में पश्चिम बंगाल भी आ सकता है। और ये आयोजन किया कब था, ये एक्सरसाइज कब किया था, अभी जनवरी 2023 में ही भारतीय थल सेना ने इसका आयोजन किया था। नाम इसका है त्रिशक्ति प्रहार। इतना सा आपको याद रखना है, क्योंकि देखो हम करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं, तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जानकारी मैं आपको देता हुआ चलूंगा। बाकी जो फालतू डिस्कशन होगा वो मैं नहीं करूंगा कि क्यों किया गया, क्या उद्देश्य है, ये वो हम डेली करंट अफेयर्स वाले में कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बताऊंगा, आंसर बताऊंगा, और अगर उसका कुछ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होगा तो बिल्कुल पॉइंट में आपको बताऊंगा। और कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या कंट्री आता है तो उसके स्टैटिक भी मैं आपको बताऊंगा। ये है हमारी करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास। फिर बताओ, अभी पूर्व प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह को अभी किसने लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया था, तो आंसर होगा यूके। मनमोहन सिंह जी ये 2004 से लेकर 2014 तक हमारे प्रधानमंत्री रहे थे, और अभी उनको ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अकादमिक उपलब्धियों के लिए ये लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान दिया गया। फिर बताइए, विश्व आर्द्रभूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे 2023 की थीम क्या है, तो आंसर होगा इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। और आपको पता है ये मनाते कब है, 2 फरवरी को। क्यों? क्योंकि 2 फरवरी 1971 1971 में ईरान के रामसर स्थान पे एक कन्वेंशन हुआ था, जिसे रामसर कन्वेंशन कहते हैं, जिसका उद्देश्य क्या था, आर्द्र भूमियों यानी कि वेटलैंड्स यानी कि जो दलदली भूमि होती है उसका संरक्षण करना। इसीलिए 2 फरवरी को मनाते हैं ये दिन। अच्छा, यहाँ पे एक स्टैटिक पॉइंट आप याद रखना, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि पृथ्वी की किडनी किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा वेटलैंड्स को, आर्द्र भूमियों को, ये याद रखना आप। फिर बताइए, इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो आंसर होगा मैनुएल रोका बोटी। यह अफ्रीकी देश है इक्वेटोरियल गिनी, और इसकी पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, इसलिए ये प्रश्न मैंने यहाँ पे रखा है। इसके स्टैटिक में आपको बता दूं, जैसे कि इसकी कैपिटल होती है मालाबो, करेंसी होती है फ्रैंक। अच्छा, पेट्र पावेल का नाम सुना है? अभी चेक रिपब्लिक के प्रेसिडेंट बने थे, याद किया ना हमने, पेट्रोल से इसे पेट्रोल भराने जाओगे चेक भर दोगे। अब्दुल फतेह अल सीसी ये अभी मिस्र के प्रेसिडेंट थे, इनका नाम मैंने ऑप्शन में रखा है क्योंकि अभी हमारे रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट थे। और क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के अभी नए प्रधानमंत्री बने हैं, ये ध्यान रखना, ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, अभी बजट 2023 में किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया, तो आंसर होगा 2047। पहले थोड़ी सी बात कर ले सिकल सेल एनीमिया की। तो ब्लड की कमी से जुड़ी एक बीमारी है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो प्रभावित होते हैं। इसमें आरबीसी का शेप और साइज बदलने लगता है, जिससे ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाती है, और खून की कमी के चलते ये जो बीमारी है, इससे किडनी हो गया, स्प्लीन हो गया, लीवर, इस तरह के शरीर के दूसरे अंग भी डैमेज होने लगते हैं। और इसको ख़त्म करने का लक्ष्य ये याद रखना 2047 है। 2047 से याद आएगा, भारत का ऊर्जा स्वतंत्रता का लक्ष्य हमने 2047 रखा है, जबकि नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य 2070 रखा है। वैसे टीबी को ख़त्म करने का लक्ष्य हमारा है 2025, और रेलवे ने जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है 2030 का। अच्छा, यहाँ पे एनीमिया से एक प्रश्न मुझे याद आ रहा है, करंट अफेयर्स का है, कि किस राज्य ने अभी अपने राज्य से एनीमिया के उन्मूलन के लिए यानी कि उसे खत्म करने के लिए अम्लान नाम से एक अभियान शुरू किया था। चलो, इस प्रश्न का उत्तर आप ही लोग दोगे, हो सकता है आप में से नहीं पता हो, तो आप सर्च करना गूगल में और इसका उत्तर देना मुझे।